सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म सामाजिक संरचनावाद, जिसको हम रचनावाद के नाम से जानते हैं, ये आज का विषय रहेगा हमारा। इससे पहले हमने क्रिटिकल थ्योरी के ऊपर बात किया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स था और आज का जो क्लास है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा। लेकिन हम भी समझेंगे इसको पिछले क्लास की तरह आसान भाषा में इसको समझने का प्रयास करेंगे, सोशल कंस्ट्रक्टिविज़्म को। जितने भी थ्योरीज़ हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, उनका काम होता है एक्टर यानी एक स्टेट और स्ट्रक्चर के बीच के रिलेशन को बताना। स्ट्रक्चर का अर्थ हो गया यहाँ पर वर्ल्ड, यानी एक राज्य किस प्रकार से व्यवहार करता है, वो हमें समझाने का काम इस थ्योरी के द्वारा किया जाता है। इस थ्योरी नहीं, कोई भी थ्योरी होती है उसका काम यही होता है कि एक राज्य कैसा व्यवहार करता है, क्या वर्ल्ड सिस्टम प्रभावित करता है एक राज्य को अपनी पॉलिसी मेकिंग के अंतर्गत। राज्य जो व्यवहार करता है उस पर किसका प्रभाव पड़ता है, इनके बीच का रिलेशन समझाने का काम ही थ्योरीज करती है। और साथ में ही जो भी हम थ्योरी पढ़ते हैं उनका उद्देश्य होता है इस विश्व व्यवस्था को समझाना। इस विश्व व्यवस्था में जो कुछ भी चल रहा है, किस प्रकार से घटनाएं घट रही है, उनके पीछे जो कारण है उसको जानने का प्रयास करते हैं और आगे क्या हो सकता है और किस प्रकार से इस विश्व व्यवस्था में हम चेंज कर सकते हैं, कुछ रिफॉर्म कर सकते हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए कई सारी थ्योरीज बनती है और कई सारी थ्योरीज हमने अभी तक देख लिया है और आज की जो क्लास है वो भी इन्हीं के ऊपर रहेगी। आखिर ये विश्व व्यवस्था को किस प्रकार से एक्सप्लेन करती है, ओके, किस प्रकार से विश्व व्यवस्था को हमें बताती है कि ऐसा-ऐसा विश्व है। तो इसको हम समझेंगे आज। यदि हम बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशन के अंतर्गत 2 ही थ्योरी आती है। मुख्य रूप से 2 ही थ्योरी का हम स्टडी करते हैं। पहला रियलिज़्म और लिबरलिज़्म। मुख्य रूप से 2 ही थ्योरीज़ को हमें पढ़ना होता है और आगे जो भी थ्योरी आई है वो इनकी आलोचना के रूप में आती है। कोई भी थ्योरी पढ़ लीजिए आप, हमने डिपेंडेंसी थ्योरी पढ़ा, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी पढ़ा और उसके बाद में हमने क्रिटिकल थ्योरी पढ़ा और आज हम सोशल कंस्ट्रक्टिविज़्म पढ़ेंगे। तो जो भी थ्योरीज़ हम पढ़ते हैं उनका काम क्या होता है? सबसे पहले काम तो होता है वो उसकी आलोचना करेंगे कि उन्होंने ये काम किया है। वो लिबरलिज़्म और रियलिज़्म की जो प्रॉब्लम है कि उन्होंने जो कुछ कहा वो सही नहीं है, वैसा नहीं होता है। इस प्रकार से उनका क्रिटिसिज़्म किया जाता है और आज का जो ये सोशल कंस्ट्रक्टिविज़्म है, ये भी हमें बताएगा कि जो थियरी है, रियलिज़्म की जो थियरी है, लिबरलिज़्म की थियरी है, वो सही नहीं है। उनकी भी कुछ अपनी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम को हम समझेंगे कि आखिर कौन-कौन सी प्रॉब्लम है रियलिज़्म के अंतर्गत और उसके बाद में ये अपना किस प्रकार से कॉन्सेप्ट देते हैं, एक नया आइडिया किस प्रकार से बिल्ड करते हैं, ये हमें पढ़ना है आज। हमने एक एक थ्योरी देखा था केनेथ वाल्स का, ध्यान है तो आपको, यदि क्लास किया तो आपको ध्यान होगा। केनेथ वाल्स का हमने थ्योरी पढ़ा था नियो रियलिज़्म। नियो रियलिज़्म हमने थ्योरी पढ़ा और वो विश्व व्यवस्था को बता रहा था 1970 में किस प्रकार व्यवस्था बदल रही है, 80 में किस प्रकार की व्यवस्था होती है। एक और हमने पढ़ा नियो लिबरलिज़्म जो कि 1980 के आस-पास की घटनाएँ बता रहा था और नियो रियलिज़्म भी 1900 आस-पास की घटनाओं को बता रहा था कि इस प्रकार से घटनाएँ घट रही है। लेकिन प्रॉब्लम थी 1980 के बाद में विश्व में बड़े-बड़े चेंज हो रहे थे। जैसे 1980 के बाद में हम देखें तो यूएसएसआर डिक्लाइन की तरफ आगे बढ़ रहा था। हमें लग रहा था, लगने लग गया था कि ये कभी भी कमज़ोर हो सकता है और ये कभी भी डिक्लाइन हो सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका का जो पावर है वो लगातार बढ़ रहा था। ऐसे में हमें इन घटनाओं को समझना है कि 1980 के बाद में घटनाएँ किस प्रकार से चेंज होती है और मुख्य रूप से इस थ्योरी का फ़ोकस रहता है 1990 के बाद में। जब कोल्ड वॉर समाप्त हो जाता है 1991 के अंतर्गत 91 के अंतर्गत जब कोल्ड वॉर समाप्त हो जाता है, उसके बाद का विश्व को हम कैसे समझें? उसको समझाने के लिए सोशल कंस्ट्रक्टिविज़्म आता है। इससे पहले हमने लिबरलिज़्म और रियलिज़्म जो पढ़ा, या इसको आप बोल सकते हैं नियो रियलिज़्म आप बोल सकते हो, न्यू लिबरलिज़्म आप बोल सकते हो। जो भी हमने थ्योरी पढ़ा, उनका काम था कोल्ड वॉर को समझना। कोल्ड वॉर के अंतर्गत जो भी घटनाएँ हो रही थी, जैसे डब्ल्यूटीओ बनता है, यूरोपीय यूनियन बनता है, कोल्ड वॉर चलता है, किस प्रकार से उनमें कॉन्फ्लिक्ट होता है और फिर ट्रेड बढ़ता है डब्ल्यूटीओ या गेट, इन सब के द्वारा किस प्रकार ट्रेड आगे बढ़ता है, इन सबको हमने समझा और इनको समझाया गया रियलिज़्म के द्वारा, लिबरलिज़्म के द्वारा। लेकिन इतना बात तो ठीक है, लेकिन कोल्ड वॉर तक ये समझाने में सफल रहे थे, लेकिन उसके बाद में जो घटनाएँ चेंज हो रही थी, उसको हम कैसे समझें? उसको हम कैसे समझें? तो इसी को समझाने के लिए आता है सोशल कंस्ट्रक्टिविज़्म।
शीत युद्ध की समाप्ति से पूरे विश्व व्यवस्था की व्याख्या करने के लिए यथार्थवादी और उदारवादी सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, परंतु शीत युद्ध की समाप्ति होते ही इन सिद्धांतों की जो प्रासंगिकता है, रेलेवेंस है, वो कम हो जाता है। उसकी सहायता से हम लिबरलिज्म और रियलिज्म की सहायता से 1990 के बाद की जो घटनाएँ हैं, 1990 के आस-पास जो घटनाएँ घट रही है विश्व में, उसको हम नहीं समझ सकते। शीत युद्ध के बाद की व्यवस्था की व्याख्या करने के लिए सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म सिद्धांत का विकास हुआ। नोट कर लीजिए इस बात को कि शीत युद्ध के बाद की जो घटनाएँ हो रही है, उसको बताने के लिए, उसको समझाने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए ही सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी हमारे सामने आती है। और यहाँ पर ये जो शब्द आपको सुनाई दे रहा है बार-बार सोशल कंस्ट्रक्टिविज़्म इस शब्द का प्रयोग किया गया था सबसे पहले निकोलस ओनहफ के द्वारा। निकोलस ओनहफ के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया और अपनी एक बुक भी लिखते हैं ये द वर्ल्ड ऑफ और मेकिंग 1989 के अंतर्गत। इस शब्द का प्रयोग इनके द्वारा किया जाता है निकोलस ओनहफ के द्वारा। चलो अब बात करते हैं जैसे मैंने कहा कि जो रियलिज़्म है इनका यहाँ पर रियलिज़्म का जो थ्योरी है उनका क्रिटिसिज़्म यहाँ पर किया जाएगा और मुख्य रूप से फ़ोकस रहता है केनेथ वाल्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि नियो रियलिज़्म के साथ में जुड़ा हुआ है, उसको क्रिटिसिज़्म किया जाएगा। मुख्य रूप से किसका किया जाएगा? नियो रियलिज़्म। नियो रियलिज़्म कुछ-कुछ बातें कह रहा था, बहुत कुछ वो कह रहा था कि इस विश्व व्यवस्था में जो कुछ हो रहा है, सब कुछ स्ट्रक्चर के कारण हो रहा है। स्ट्रक्चर की बात कर रहा था, इस विश्व व्यवस्था में एनार्की बनी हुई है, स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है और स्ट्रक्चर के कारण ही राज्य व्यवहार करता है। राज्य किस प्रकार का व्यवहार करेगा, ये डिपेंड करेगा कि हमारा स्ट्रक्चर किस प्रकार से है। इन सब पर हमने बात किया, फिर से बात करने की आवश्यकता नहीं है। तो नियो रियलिज़्म के अंतर्गत केनेथ वाल्स कह रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन किस प्रकार से हो सकता है? केनेथ वाल्स कहते हैं, हम स्टडी कर सकते हैं ऑब्जेक्टिविटी के साथ में। ऑब्जेक्टिविटी होता है थियरी में, ऐसे बात कर रहे थे केनेथ वाल्स। वो कह रहे थे कि हम साइंटिफिक तरीकों से कई सारे वैज्ञानिक जो तरीके होते हैं, उनके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि ये घटनाएँ क्यों हो रही है। एकदम साइंटिफिक बनाने का काम में केनेथ वाल्स के द्वारा किया जाता है और वो आगे कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमेशा एनार्की की बनी रहती है। जो एनार्की जो कंडीशन है, सिचुएशन है, वो हमेशा बनी रहती है, ऐसा कह रहे थे केनेथ वाल्स। और वो ये भी कह रहे थे जैसी स्ट्रक्चर होगी वैसा ही स्टेट व्यवहार करेगा। तो स्ट्रक्चर और स्टेट के बीच में वो व्यवहार बताते हैं कि जैसा स्ट्रक्चर होगा वैसा ही एक स्टेट के द्वारा व्यवहार किया जाता है। तो ये कह रहा था न्यू रियलिज्म। अब यहाँ पर जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म आएगा वो इन सब की आलोचना करेगा और वो कहेगा कि थ्योरी ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती है, साइंटिफिक नहीं होती है, इस वर्ल्ड में एनार्की नहीं है और जैसा स्ट्रक्चर कहता है यानी जैसा स्ट्रक्चर है वैसा स्टेट व्यवहार नहीं करता है। इस प्रकार की हमने लास्ट क्लास में जब हम क्रिटिकल थ्योरी देख रहे थे वो भी इन्हीं की आलोचना करता है। आगे हम पोस्ट मॉडर्निज्म पढ़ेंगे, उसमें भी आपको ऐसा ही मिलेगा। उसके बाद में हम फेमिनिज्म पढ़ेंगे, उसमें भी आलोचना की जाएगी रियलिज्म और लिबरलिज्म की। तो जो भी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं जैसे क्रिटिकल थ्योरी पढ़ ली, अभी हम सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ रहे हैं, अगली क्लास हमारी पोस्ट मॉडर्निज्म के ऊपर रहेगी और उसके बाद में हमारी फेमिनिज्म के ऊपर रहेगी। तो ये जो 4 थ्योरी है ये 1980 के आस-पास आती है, 1980 के बाद में ये थ्योरी आती है और इनका काम होता है लिबरलिज्म और रियलिज्म को क्रिटिसिज्म करना और 1980 के बाद की जो घटनाओं में बड़ा चेंज हो रहा है उसको समझाने का ये काम करेंगे। ओके? तो ये थ्योरी भी इसी प्रकार से कुछ-कुछ काम करेगी। तो यहाँ पर ये जो थ्योरी है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की, ये इसको बताएगी कि ऐसा कुछ नहीं होता है। वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिविटी और साइंटिफिक कोई भी यहाँ पर तरीका नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हमेशा अराजकता की स्थिति नहीं रहती, ऐसा वो बताएँगे और स्ट्रक्चर स्टेट को प्रभावित नहीं करती है, इस प्रकार से वो बताएँगे। इसको डिटेल से हम बात करते हैं कि आखिर इसकी आलोचना हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पर सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की जो थ्योरी है, इसके मुख्य रूप से जो स्कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका नाम है अलेक्जेंडर वेंट। अलेक्जेंडर वेंट इनका नाम है और यही इस सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक है। इनका बुक है, बहुत फेमस बुक है इनका, एनार्की इज़ व्हाट स्टेट मेक ऑफ इट। द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर पॉलिटिक्स
ओके, तो ये एक इनका बुक है, बुक नहीं है, ये एक आर्टिकल है, आर्टिकल इसको लिखिए। ये एक आर्टिकल लिखा जाता है इनके द्वारा 1992 के दौरान ये आर्टिकल लिखा जाता है इनके द्वारा। अलेक्जेंडर वेंट के द्वारा ये आर्टिकल लिखा जाता है जिसका नाम है एनार्कीज व्हाट स्टेट मेक ऑफ इट द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर पॉलिटिक्स। और इसी आर्टिकल के अंतर्गत अलेक्जेंडर वेंट के द्वारा नियो रियलिज्म को क्रिटिसिज्म किया जाएगा, उसकी आलोचना यहाँ पर की जाएगी। तो किस प्रकार से आलोचना होती है इसको हम देखेंगे और फिर इनके विचार को हम पढ़ेंगे। तो सबसे प्रमुख जो इसमें स्कॉलर है वो हमें इन्हीं को पढ़ना है, अलेक्जेंडर वेंट। इनका जो फिलोसॉफी है, इनके जो विचार है, इनका कोई दर्शन हम बोल सकते हैं, जो भी इनका दर्शन है, इनके विचार है, वो हमें देखने होंगे। इनका बुक है सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये जो आर्टिकल लिखा गया था 1992 के अंतर्गत, इसी को मॉडिफाई किया जाता है और फिर कई सारे आर्टिकल इसमें लिखे जाते हैं न्यू रियलिज्म की आलोचना करने के लिए। अलेक्जेंडर वेंट के द्वारा कई सारे आर्टिकल इसमें पब्लिश होते हैं, फिर वो उनको कंपाइल कर देते हैं एक बुक के रूप में जिसका नाम है सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अलेक्जेंडर वेंट। ओके, तो इसको हम समझते हैं अब क्या करेंगे। ये कुछ मान्यताएं देख लेते हैं और मान्यताओं के साथ में ही हम आलोचना भी करते रहेंगे। न्यू रियलिज्म की हम आलोचना करते रहेंगे और साथ साथ ये भी समझेंगे कि आखिर सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है क्या, इसकी मूल मान्यताएं क्या है, दोनों साथ साथ हम समझने का प्रयास करते हैं। तो विश्व व्यवस्था में विद्यमान अराजकता प्राकृतिक नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो भी आपको दिखाई देता है, ये जो अनार्किकल जो ये वर्ल्ड सिस्टम आपको दिखाई देता है, ये नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, ये हमेशा से ही बना हुआ नहीं है। ओके, इसको बनाया गया है, ये तो मानव के द्वारा बनाया गया है, मानव के द्वारा ये बनाया गया है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, अनार्किकल जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, वो कंस्ट्रक्ट किया गया है। कंस्ट्रक्ट किया गया है किसके द्वारा? मानव के द्वारा। इसलिए इसको क्या कहा गया? कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी। जो भी इस विश्व में आपको दिखाई देता है, कोई भी आप देख सकते हो, कोई भी घटना हो रही है, उसके पीछे का कारण आपको जानना है, तो आपको ये जानना है कि यहाँ पर विश्व में जो कुछ भी हो रहा है, वो नेचुरल नहीं है, सब कुछ बनाया गया है मानव के द्वारा, सब कुछ बनाया गया है। जब हम बात करते हैं किसी वस्तु को बनाया गया है, तो क्या क्या उसको हम चेंज नहीं कर सकते? जैसे मैंने कहा कि ये पेन मैंने बनाया है, तो इसको हम तोड़ नहीं सकते क्या? ओके, इसको हम नीचे गिराएँगे तो टूट जाएगा, या इसी प्रकार से या किसी दूसरे तरीके से हम इस पेन को तोड़ सकते हैं। यहाँ पर अलेक्जेंडर वेंट भी यही कहते हैं कि इस विश्व व्यवस्था जो आपको दिखाई देती है, ये अनार्किकल हमेशा से नहीं रही है। इसको तो मानव ने बनाया है और जब मानव के द्वारा किसी व्यवस्था को बनाया जाता है, तो उसको चेंज भी किया जा सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है। तो ये सब क्या है? ये सभी मानव के विचार का ही परिणाम है। मानव का जो आइडिया है, उसी का आपको रिज़ल्ट देखने को मिलता है इस वर्ल्ड स्ट्रक्चर के अंदर। जो अनार्किकल जो आपको दिखाई देता है, ये सब हमारे आइडिया का रिफ्लेक्शन है। जैसा हम सोचते हैं, जिस प्रकार से हम अपना कोई आइडिया देते हैं, वो वैसा ही विश्व व्यवस्था बन जाती है। एग्ज़ाम्पल हम आगे लेंगे, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल लेंगे इसको समझने के लिए। इसको समझिए, ये मानव के विचार का ही परिणाम होता है। कैसे? कैसे ये मानव के विचार का परिणाम है? आपको जो कुछ भी दिखाई देता है अपने आस-पास, जो भी देखिए आप, आपके सामने कॉपी रखा है, पेन रखा है, ये सब हमने ही बनाया है। पहले हमने हमारे पास में क्या है? आइडिया, इनका विचार आया। इस पेन को बनाने से पहले हमारे अंदर माइंड में कुछ आइडिया आया होगा, तभी तो इस पेन को हमने बनाया है। ये सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, इसको बनाने से पहले कुछ आइडिया आएगा, कुछ विचार आएगा, तभी तो इतना बड़ा सिस्टम बनेगा। ओके, तो पहले क्या आता है? आइडिया आता है, उसके बाद में स्ट्रक्चर बनता है। पहले आइडिया आता है, उसके बाद में स्ट्रक्चर बनता है। तो पहले आइडिया आया, उसके बाद में स्ट्रक्चर बना। जैसे एक आइडिया आया रियलिज्म का, एक आइडिया समझते हैं, एग्जांपल हम इसको समझते हैं। एक आइडिया मान लेते हैं, एक आइडिया आया पावर का। पावर का आइडिया आया और यहाँ पर मॉर्गन थ्यू क्या कहते थे? पावर के द्वारा हम सुरक्षा को अधिकतम कर सकते हैं। ये क्या है? पावर क्या हुआ? एक आइडिया, एक विचार ही तो है। एक विचार है कि हम अपनी पावर के द्वारा सुरक्षा को अधिकतम कर सकते हैं। और जब सभी प्रकार के लोगों के पास में ये आइडिया चला जाता है, इस प्रकार का आइडिया का प्रसार होता है पूरी दुनिया के अंतर्गत, तो सभी लोग पावर को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। और जब सभी लोग पावर को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो ये व्यवस्था अनार्किकल बन जाती है। तो अनार्किकल जो व्यवस्था आपको दिखाई देती है, ये नेचुरल नहीं है, ये नेचुरल नहीं है। पहले एक आइडिया आया, मॉर्गन थ्यू का एक आइडिया आया और उसके बाद में ये विश्व बनता है, ये विश्व बनता है। तो इस वर्ल्ड को कंस्ट्रक्ट किया गया है एक आइडिया
के द्वारा किया गया है। जैसे हमने पावर की बात किया, पावर एक आइडिया है और ये कहता था कि हम सुरक्षा को अधिकतम करने का प्रयास हमें करना चाहिए और जब सुरक्षा करने का प्रयास हमें करते हैं, तो सभी लोग हथियारों की तरफ भागते हैं, हथियारों का निर्माण करना शुरू कर देते हैं और जब सभी ऐसा करना शुरू कर देते हैं, तो जो व्यवस्था है, वो अनार्किकल बन जाती है। अनार्किकल ये विश्व व्यवस्था बन जाती है, ओके? तो इसको हम इस रूप में समझ सकते हैं, आइडिया ही सबसे महत्वपूर्ण है। जैसा आइडिया होगा, वैसा स्ट्रक्चर बनेगा। जैसा आइडिया होगा, वैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसी बात कही जाती है सोशल कंस्ट्रक्टिविज़्म के अंतर्गत। आगे वो कहते हैं कि यदि किसी व्यवस्था का निर्माण नेचुरल नहीं है, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। चेंज हम कर सकते हैं, यदि आपको इस विश्व में एनार्किकल दिखाई दे रहा है, पावर कॉन्फ्लिक्ट आपको दिखाई दे रहा है, तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। हमारे द्वारा इसको चेंज किया जा सकता है क्योंकि ये हमने ही बनाया है और जब हम किसी का निर्माण करते हैं, तो उसको चेंज भी हम कर सकते हैं। आगे इसमें कहा गया कि विश्व व्यवस्था मानव के विचार या व्यवहार का ही परिणाम है, जो कि हमेशा एक समान नहीं रहता। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती। इसको हम साइंटिफिक तरीके से इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कोई भी ऑब्जेक्टिविटी यदि किसी में होता है, तो उसमें फिक्स रूल चलता है। फिक्स रूल चलता है और जब हम किसी वस्तु को इसको बना रहे हैं, इसमें कौन-सी ऑब्जेक्टिविटी रहेगी? हम तो दूसरा भी बना देंगे। ये फिक्स थोड़ी रहेगा कि पेन को इसी प्रकार से होना चाहिए, इसी प्रकार से थोड़ी होना चाहिए। अभी मैं इस इधर से लिख रहे हैं, तो इस पेन को तो मैं इधर से भी लिख सकता हूँ, इधर से भी लिख सकता हूँ, इधर से कैसे भी लिख सकते हो। तो इसमें कुछ भी ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती है, कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती है और इसमें कुछ भी साइंस नहीं होता। साइंस की तरह इनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते इस विश्व व्यवस्था को। मानव का जो नेचर है वो चेंज हो जाएगा, मानव एक नया आइडिया लेके आएगा, तो जब हम नया आइडिया लाएँगे तो नया विश्व बन जाएगा, सीधी-सी बात है। जैसे मैंने बात किया, एक पावर एक आइडिया आया जिसके द्वारा इंटरनेशनल जो सिस्टम है उसमें एनार्किकल स्थिति बन गई, ठीक है? मैं एक ऐसा आइडिया लेके आऊँगा जिससे पीसफुल एनवायरनमेंट बन जाए, तो विश्व में शांति भी तो आ जाएगी। ओके, लेकिन रियलिज़्म वाले क्या कर रहे थे, सब कुछ फिक्स है, सभी कुछ पावर के कारण हो रहा है और इसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा। इस विश्व व्यवस्था में हमेशा ही एनार्किकल बना रहेगा। यहाँ पर अलेक्जेंडर वेंट कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता महोदय, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम चेंज कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि हमने ही इसको बनाया है। जब हमने बनाया है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। जो ये संरचनावादियों की मूल मान्यता है कि इस विश्व व्यवस्था में सब कुछ निर्मित है, प्राकृतिक नहीं है, इसलिए इस विश्व व्यवस्था को रेगुलेट हम कर सकते हैं। रेगुलेट हम कर सकते हैं, कुछ भी नेचुरल नहीं है, सबको बनाया गया है और जब हम कोई वस्तु को बनाते हैं, किसी सिस्टम को बनाते हैं, तो हम उसको रेगुलेट भी कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि हमने भारत सरकार को बनाया, कि यदि भारत सरकार यदि ठीक से काम नहीं करेगी, तो हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं, हम उसको चेंज कर सकते हैं। 5 साल के बाद में कहेंगे कि ये सरकार हमें नहीं चाहिए और हम अपनी सरकार के लिए कुछ नए नियम भी बना सकते हैं। नए नियम हमारे द्वारा बनाया जा सकता है और जब हम नया नियम बनाएँगे, तो एक नया व्यवस्था हमारे सामने आएगी। इसलिए जैसा हमारा आइडिया होगा, वैसा ही ये विश्व बनेगा, जैसा आइडिया होगा, वैसा ही इस विश्व व्यवस्था का निर्माण होता है। नियो रियलिज़्म वाले क्या कर रहे थे कि सिक्योरिटी डायलेमा के कारण इस विश्व व्यवस्था में अनार्की बनी हुई है और सोशल कंस्ट्रक्टिविज़्म के अनुसार राज्य जिस भी स्थिति में रहते हैं, वह उनके द्वारा ही बनाई गई स्थिति है। जैसे नियो रियलिज़्म के अंतर्गत कहा कि ये सिक्योरिटी डायलेमा है, यानी सुरक्षा दुविधा बनी रहती है। प्रत्येक राष्ट्र को ये नहीं पता है कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए कितने हथियारों की आवश्यकता है। ओके, तो इस प्रकार का एक अनार्किकल वर्ल्ड सिस्टम बना हुआ है कि किसी को नहीं पता कि कितना चाहिए, कोई ऊपर आपके पास में अथॉरिटी भी नहीं है। ये क्या है? इस प्रकार का एक विश्व है, लेकिन यहाँ पर सोशल कंस्ट्रक्टिविज़्म कह रहे हैं कि ये भी कंस्ट्रक्ट किया गया है, ये भी बनाया गया है। ये भी तो बनाया है आपने, ये जो सिक्योरिटी डायलेमा जो आपको दिखाई देता है, सब कुछ आपको जो दिखाई दे रहा है, वो आपने ही बनाया है, ओके? तो ये उम्मीद है कि ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा आप सभी के। आगे वो कहते हैं, इस विश्व व्यवस्था में यदि कॉन्फ्लिक्ट है, तो उनको हम रेगुलेट कर सकते हैं और शांतिपूर्ण विश्व का निर्माण भी हम कर सकते हैं। यदि सब कुछ बनाया गया है, तो हम इस प्रकार का कुछ नया आइडिया ला सकते हैं और उस आइडिया के द्वारा इस विश्व व्यवस्था में जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको हम पीस में चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं एक आइडिया है जो कि पावर नाम से कोई आइडिया है हमारे पास में, ओके?
ये है कोई पावर, और पावर को यदि हम लगातार बढ़ाते हैं, तो पावर को लगातार बढ़ाने से इस विश्व व्यवस्था में अराजकता की स्थिति बन जाती है। और प्रत्येक राज्य को अपनी सुरक्षा खुद से करनी होती है। ये एक स्ट्रक्चर हमने बात कर लिया। यदि इसके अलावा कोई अक्स कोई आइडिया हमारे मन में आ गया और इस अक्स को यदि हम फैलाएँगे इस विश्व के अंतर्गत, तो हो सकता है कि यहाँ पर पीसफुल एनवायरनमेंट बन जाए, पीसफुल एनवायरनमेंट बन सकता है। इस प्रकार के एक आइडिया का हम निर्माण कर सकते हैं और फिर एक नया विश्व हमारे सामने आ जाएगा। जैसा हमारा आइडिया होगा, वैसा ही ये विश्व व्यवस्था हमें हमें दिखाई देगा। तो जैसे ही आइडिया चेंज होगा, जैसे ही आइडिया चेंज हो गया, तो विश्व व्यवस्था में भी चेंज हो जाएगा। इसको और समझिए, और एग्ज़ाम्पल हम देते हैं। बस थोड़ा ही इसमें ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, कुछ ही पॉइंट है, लेकिन उनको हमें समझना है, ठीक से हमें समझना है। यहाँ पर थोड़ी-सी आलोचना करते हैं। जो नियो रियलिज़्म कह रहे थे कि हमारी जो थियरी है वो साइंटिफिक है, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है, एकदम बिल्कुल ठीक है। जैसे साइंस में फिक्स रूल बनते हैं, उसी प्रकार से हमारी थियरी के अंतर्गत भी फिक्स रूल है। तो यहाँ पर अलेक्जेंडर उनको पूछते हैं, क्या वाक़ई में आपकी थियरी साइंटिफिक है? तो आप बताइए मुझे कि आपने ये क्यों नहीं बताया कि कोल्ड वॉर समाप्त होगा? कोल्ड वॉर का आंसर किसी के पास में नहीं था कि ये समाप्त हो जाएगा। एक बड़ा चेंज हुआ था इस विश्व व्यवस्था में जब कोल्ड वॉर समाप्त हुआ। इससे पहले नियो नियो जो रियलिज़्म था, केनेथ वाल्स थे, दूसरी तरफ जोसेफ नाई थे, कोहेन थे, उनके पास भी इसका आंसर नहीं था। उनको भी नहीं पता था कि ये विश्व व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। लेकिन न्यू रियलिज्म वाले क्या कह रहे थे कि हमारी थ्योरी साइंटिफिक है, तो सॉरी यहाँ पर अलेक्जेंडर वेड ने कहा, यदि आपकी थ्योरी साइंटिफिक है, तो साइंटिफिक के अंतर्गत हम प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं, भविष्यवाणी हम कर सकते हैं। भविष्यवाणी हम कर सकते हैं, जैसे साइंस के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलेगा, तो हमारे पास में क्या आएगा? पानी बन जाता है। ये फिक्स है ना, हम अनुमान लगा देंगे, हम बता देंगे कि यदि हाइड्रोजन के 2 अणु मिलेंगे और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलेगा तो उससे पानी बनेगा। लेकिन आप बताइए ना, आप क्यों नहीं बता रहे हो कि यहाँ पर आपने इस प्रकार की कंडीशन है तो क्या रिज़ल्ट होगा? आपने तो नहीं बताया कि शीत युद्ध समाप्त हो जाएगा, ऐसा तो आपने नहीं बताया, तो आपका साइंस कहाँ है? साइंस होने के लिए ज़रूरी है कि आप रिज़ल्ट बता सकते हो कि वहाँ क्या होगा, कैसे होगा? H2O का हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, बहुत सारे हमारे सामने साइंस के अंतर्गत कुछ एग्ज़ाम्पल है जिसके हम ये प्रूव कर सकते हैं कि यहाँ पर प्रिडिक्शन होता है, भविष्यवाणी आप कर सकते हो कि ऐसा होगा आगे, ऐसा होगा यदि हम ऐसा करते हैं, ऐसा हम करते हैं तो ऐसा ही होगा। ये हम फिक्स कर सकते हैं साइंस के अंतर्गत है। लेकिन अलेक्जेंडर वेंड ने कहा कि आप बताइए, आपने तो नहीं बताया कि यहाँ पर कोल्ड वॉर समाप्त हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं बताया आपने। ओके, तो आपकी जो थियरी है वो साइंटिफिक कैसे हुई? इसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर न्यू रियलिज्म का जो थियरी था उसको कह दिया ये एकदम बकवास थियरी है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपने जो कुछ कहा वो सब कुछ गलत है। ओके, आपकी केवल कल्पनाएँ हैं, आपने कुछ भी नहीं किया, केवल जो विश्व में चल रहा था उसी को अपने अनुसार बताने का प्रयास किया, लेकिन वास्तव में वैसा नहीं हुआ। वास्तव में वैसा नहीं हुआ है, ऐसा अलेक्जेंडर वेंड इनको कहते हैं। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के जो स्कॉलर है उनके अनुसार विवाद को शक्ति अथवा तत्व के मध्य टकराव के रूप में नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये तो सचेत तत्वों के मध्य असहमति या संप्रेषण का अभाव या कोई तार्किक मतभेद हो सकता है। इन पॉइंट्स को हमें समझना है। 2 पॉइंट है आपके पास में, असहमति, किसके बीच में? विचारों के बीच में असहमति या कोई कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आज तक के विश्व इतिहास के अंदर गए थे, अलेक्जेंडर वेंट कहते हैं या तो कम्युनिकेशन गैप हुआ है, कम्युनिकेशन उनके बीच में बेहतरीन नहीं हुआ है, या हो सकता है कि इनके आइडिया ठीक नहीं है, दूसरे का आइडिया अलग है और हमारे आइडिया अलग है, इसलिए व्यक्तियों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गए, देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गई। समझिए इसको भी। 2 आइडिया है, एक आइडिया हो गया कैपिटलिज्म का और एक हो गया कोई सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट आइडिया हो गया। एक साम्यवादी विचार हो सकता है, एक पूंजीवादी विचार हो सकता है। दोनों क्या है? विचार है। और जब विचारों के अंदर के डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा, दोनों विचार अलग-अलग है, तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। यही कोल्ड वॉर है। इस प्रकार से कोल्ड वॉर को वो डिफाइन करते हैं कि कोल्ड वॉर आखिर हुआ क्यों?
आइडिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, आइडिया के बीच में डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा और जब डिफरेंसेस लगातार इनके बीच में बढ़ेगा, तो यहाँ पर इनका होता है कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ वो आइडिया के बीच में डिफरेंस से हुआ। आप जो बता रहे हो विश्व व्यवस्था, स्ट्रक्चर, पता नहीं क्या-क्या बता रहे हो, आखिर वैसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। आइडिया और आइडिया के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, इनके बीच में सॉरी आइडिया और आइडिया के बीच में जब डिफरेंसेस बढ़ेंगे, लगातार इनके बीच में गैप बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे कॉन्फ्लिक्ट होता जाएगा। जैसे एक आइडिया हुआ पूंजीवाद का, एक हुआ साम्यवाद का। ये दोनों आइडिया है, इन दोनों आइडिया के बीच में आपको डिफरेंस मिलेगा। एक पूंजीवादी है, जो कि एक राज्य को अधिकतम एक राज्य है, वहाँ पर ये कहता है कि निजी संपत्ति होना चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करता है। दूसरी तरफ जो साम्यवाद का विचार वो कहता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी ही नहीं चाहिए। तो इनके बीच में डिफरेंस हो गया आइडिया के बीच में, और जब डिफरेंस हुआ तो डिफरेंस का रिजल्ट आपको देखने को मिलता है कॉन्फ्लिक्ट के रूप में। या कम्युनिकेशन ठीक से इनके बीच में नहीं हो रहा है। जो भी लड़ाइयाँ होती है वो ये भी हो सकता है कि कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, जैसा हम उसको बता रहे हैं वैसा वो समझ ही नहीं पा रहा है। ओके, जैसे हमने कहा कि आप अच्छे हो लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रहा है। जब तक हमारे विचार उनके पास में ठीक से नहीं पहुँचेंगे, जैसे हमने 2 विचार दिए किसी को, 2 व्यक्ति है ए और बी, 2 व्यक्ति है और एक व्यक्ति ने कहा कि ये होता है एक्स और वाई। ओके, इस प्रकार से हमने एक कम्युनिकेशन करने का प्रयास किया, कम्युनिकेट करने का प्रयास किया, लेकिन ये जो बी महोदय हैं इसको समझ रहे हैं, इसको वो समझ रहे हैं, कोई भी कुछ भी ले सकते हो, जेड समझ रहे हैं या आर समझ रहे हैं। इन्होंने तो कहा है कि एक्स वाई होता है, लेकिन वो अलग ही समझ रहा है। तो कम्युनिकेशन गैप यदि होता है, तो जैसे-जैसे कम्युनिकेशन गैप होता जाएगा, वैसे-वैसे कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ेगा। ओके, आप अपना एग्ज़ाम्पल ले सकते हो। आप किसी को कुछ बोलते हो तो कोई नाराज़ हो जाता है, लेकिन आप उसको दूसरा कुछ कहना चाह रहे हो और दूसरा और कुछ समझ जाता है, इसलिए तो लड़ाइयाँ हो जाती है। दोस्तों के बीच में हो सकती है, परिवारों के बीच में हो सकती है, देश के बीच में भी हो सकती है। कम्युनिकेशन गैप यदि होता है, उनके बीच में संचार ठीक से नहीं होता है, तो उनके बीच में युद्ध हो सकता है। या हो सकता है कि आइडिया ठीक नहीं हो, आपके दोस्त का जो आइडिया हो वो अलग हो। मान लेते हैं आपका दोस्त है, एक कांग्रेस का सपोर्टर है और दूसरा भाजपा का सपोर्टर है, तो ये क्या हुआ, दोनों आइडिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। दोनों आइडिया के बीच में डिफरेंस है, कांग्रेस अलग हो गई, भाजपा का जो आइडिया वो दोनों अलग अलग हो गया। तो इनके बीच में डिफरेंस हो गया और जब डिफरेंस हुआ तो आपने बात करना बंद कर दिया आपके बीच में। आप तो एक-दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करोगे उसके बाद में। तो ऐसा ही इस विश्व में होता है, आइडिया में डिफरेंसेस जैसे-जैसे लगातार बढ़ेगा, वैसे-वैसे कॉन्फ्लिक्ट होगा। यही बात अलेक्जेंडर वेंट यहाँ पर कर रहे हैं इस सोशल कंस्ट्रक्टिविज़्म थ्योरी के अंतर्गत। इसलिए वो कहते हैं कि जिन विचार के कारण विवाद जन्म लेते हैं, वे अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जिन विचारों के कारण विवाद जन्म लेते हैं, वो ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है। विचार, पूंजीवाद और साम्यवाद का विचार है, इनके कारण कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है और यही सबसे महत्वपूर्ण है। इन्हीं के ऊपर आपको फोकस करना होगा, ओके? एग्ज़ाम्पल तो हो गए हमारे काफ़ी और भी कई सारे एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे। मानवीय चेतना या आइडिया कॉन्शियसनेस हम बोल सकते हैं, ये सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होती है। आगे वो कहते हैं एवं उनको प्रभावित भी करती है। ये विश्व मानवीय चेतना का ही विस्तार है, इसको हम रेगुलेट कर सकते हैं, इसको हम रेगुलेट कर सकते हैं। मानवीय चेतना में जैसे-जैसे परिवर्तन आएगा, वैसे-वैसे इस विश्व व्यवस्था में परिवर्तन आएगा। ओके, ये हमारे पास में कुछ स्टेटमेंट है, जो कि अलेक्जेंडर वेंट के द्वारा कहे गए हैं। जैसे पहला पॉइंट है हमारा कि हमारी जैसी चेतना होगी वैसे ही जैसी हमारी चेतना होती है, हमारा जो माइंड होता है, हमारा जो आइडिया होता है, वो समाज से भी प्रभावित होता है। समाज में जो कुछ आपको दिखाई देता है उससे भी प्रभावित होता है और हम भी उसको प्रभावित करते हैं। हम भी उसको प्रभावित करते हैं और समाज से हम भी प्रभावित होते हैं। इसको समझिए एग्ज़ाम्पल के रूप में। एक आइडिया है ह्यूमन राइट्स का। एक आइडिया है ह्यूमन राइट्स का। एक आइडिया आया सबसे पहले अमेरिका के अंतर्गत कि मानव को कुछ अधिकार मिलने चाहिए। ये क्या है, एक आइडिया जो कि अमेरिका में सबसे पहले आया। अमेरिका में सबसे पहले आया और फिर इसी विचार का धीरे-धीरे डेवलपमेंट हुआ। लगातार ह्यूमन राइट्स की बात किया जाने लगता है। अमेरिका में है, यूरोप में, फिर एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इन देशों के अंतर्गत भी मानव के अधिकारों की बात की जाने लगती है और एक समय के बाद में इसको यूएनओ में भी शामिल कर लेते हैं 1948 के अंतर्गत।
मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का एक पत्र जारी किया जाता है यूएनओ के द्वारा 1948 के अंतर्गत। तो हुआ क्या, सबसे पहले एक आइडिया आया और उसी आइडिया से एक नया नया हमारे सामने एक नया स्ट्रक्चर बन गया है। एक सोशल स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं, एक नया समाज हमारे सामने बन गया है। और यदि आपको कोई बोले कि मानव के अधिकार होने चाहिए, आज के टाइम में आपको कोई कह दे कि मानव के अधिकार होना चाहिए, तो बात ठीक है, उसमें क्या बड़ी बात है, मानव के अधिकार होने चाहिए। लेकिन उस समय की हम बात करें 17, 18, 19 सेंचुरी की हम बात करें, तो उस समय यदि कोई कहता है कि मानव के भी अधिकार होने चाहिए, सभी मानव समान है, तो वहाँ पर अजीब-सा लगता। यहाँ पर यही कह रहे हैं कि इस विश्व व्यवस्था में जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, वो कहीं न कहीं बना है। उसको बनाया गया है मानव के द्वारा और जब इसकी शुरुआत होती है तो थोड़ा-सा अलग लगता है, थोड़ा-सा अलग लगता है, लेकिन फिर एक सामान्य विचार बन जाता है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? एक बार फिर से समझिए, जैसे ह्यूमन राइट्स है, यदि हम आज की बात करें तो एक सामान्य-सा विचार हो गया कि मानव के अधिकार होने चाहिए और एक एग्ज़ाम्पल और ले सकते हैं कि महिलाओं के अधिकार होने चाहिए। ये एक सामान्य-सा बात हो गया वर्तमान समय में हम बात करें कि महिलाओं के अधिकार होने चाहिए, सभी व्यक्ति बराबर है, इनके बीच में किसी प्रकार का डिफरेंसेस नहीं है। एक बात ठीक है अभी, ऐसा चल रहा है, लेकिन आप 200 साल पहले जाइए और फिर वहाँ पर कहें कि सभी मानव अधिकार बराबर होते हैं, तो जो व्हाइट लोग हैं, वो कहेंगे नहीं, 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 ब्लैक के तो कोई अधिकार नहीं होंगे, ये काले लोग हैं, ये नीच है, इनके कोई अधिकार नहीं होंगे। तो पहले इस प्रकार का आइडिया नहीं था, लेकिन जब एक आइडिया आता है कि सभी मानव समान है, सभी मानव समान है और ह्यूमन राइट्स की बात की जाने लगती है और फिर इसका डेवलपमेंट होता है, फिर एक ये सामान्य विचार बन जाता है। एक सामान्य विचार बन जाता है आज के समय में यदि कोई कहे कि मानव राइट्स होने चाहिए, हाँ, ठीक है, होने चाहिए तो ठीक ही बात है। आपको कोई कहे कि महिलाओं को भी समान अधिकार मिलने चाहिए, तो सामान्य-सी बात है कि महिला और पुरुष सभी समान है, तो समान अधिकार भी मिलने चाहिए। लेकिन आपको 200 साल पहले कहे 200 साल छोड़िए आप 1950, 60 या इससे पहले आप जाइए 1920 20 के आस-पास जाइए तो यूरोप में भी महिलाओं को अधिकार नहीं था और उस समय उनको बोले पुरुषों को कि महिलाओं को भी अधिकार देना चाहिए। अरे नहीं, 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 महिलाओं के तो मंद बुद्धि होती है, उसमें विवेक नहीं होता, रैशनैलिटी उसमें नहीं होता, उनको अधिकार नहीं मिलना चाहिए। लेकिन फिर एक विचार आता है, एक आइडिया आता है कि महिलाओं को भी अधिकार मिलना चाहिए, सभी समान है और फिर सभी जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं कि महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। इस प्रकार से एक सामान्य व्यवस्था बन गई। ओके? और एग्ज़ाम्पल लीजिए इसको, जैसे अभी आपको दिखाई देता है जैसे रियलिज़्म वालों ने अभी कहा कि इस विश्व व्यवस्था में अराजकता है। ये एक सामान्य-सा विचार है और इससे आप सहमत भी होंगे। इससे आपको सहमत होना पड़ेगा कि अभी विश्व के अंतर्गत अनार्किकल आपको इस विश्व में आपको दिखाई देता है कि अराजकता की स्थिति है, सुप्रीम अथॉरिटी हमारे पास में नहीं है इस विश्व व्यवस्था में, जो कि राज्यों को कंट्रोल करे। ये बिल्कुल बात ठीक है। ये क्या है? एक सामान्य विचार है। अभी के लिए सामान्य विचार है। जैसे इसी प्रकार का एक सामान्य विचार है कि मानव अधिकार सबको मिलना चाहिए, उसी प्रकार से एक विचार ये भी है कि अराजकता की स्थिति है। लेकिन जिस प्रकार से ह्यूमन राइट्स का जो कॉन्सेप्ट कहीं न कहीं से आया है, कहीं न कहीं एक आइडिया आया है, तो इससे अनार्किकल जो आपको दिखाई दे रहा है इस विश्व व्यवस्था, इसका भी तो कहीं न कहीं से एक आइडिया आया होगा और इसी आइडिया का डेवलपमेंट हुआ होगा इस विश्व के अंतर्गत। और फिर वो धीरे-धीरे प्रसार भी हुआ होगा। इसलिए जो कुछ भी होता है, सब कुछ एक आइडिया के द्वारा बनाया जाता है। हो सकता है कि जो विचार है, आपके आस-पास जो घटनाएँ घट रही है, उसको आप सामान्य मान लें, लेकिन उसके पीछे भी एक आइडिया होता है और जैसे-जैसे एक आइडिया यानी एक ह्यूमन राइट्स का डेवलपमेंट होता गया, वो एक सामान्य विचार बन जाता है। अराजकता भी आज के समय में एक सामान्य-सा विचार है कि कोई भी सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है, नेशन ही सबसे महत्वपूर्ण, ये बात ठीक है। लेकिन इसके पीछे भी तो कोई ना कोई आइडिया आया होगा जो कि इसको इस प्रकार का एक सिस्टम बना रहा है। यही बात अलेक्जेंडर वेंट कहते हैं। ध्यान से सुनिए, एक बार समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को फिर से देख लेना आप। महिलाओं के अधिकारों की हमने बात कर लिया और यदि हमारे पास में नया आइडिया आएगा तो एक नया विश्व बन जाएगा। जैसे ही नया आइडिया आता है, वैसे ही नया विश्व बन जाता है। इसको समझ लीजिए एक बार फिर से। एक नया आइडिया आएगा, वैसे ही एक नया विश्व बन जाएगा। इसको समझते हैं हम।
जैसे हमारे पास में एक आइडिया था, पहले की हम बात करें 1945 के पास में, है ना? 1945 की हम बात करें तो हमारे पास में एक आइडिया था और इस आइडिया में कहा गया कि जो 2 विचार है, एक है साम्यवाद का विचार और एक विचार है पूंजीवाद का। एक विचार है पूंजीवाद का और इससे जो व्यवस्था बनती है उसी को हम कहते हैं शीत युद्ध। इसको हमारे द्वारा कहा जाता है शीत युद्ध। तो ये एक वर्ल्ड हो गया। अब हम विचारों में चेंज करेंगे और विचारों में चेंज हुआ, ये साम्यवाद समाप्त हो गया 1991 के अंदर का जो ये विचार था, जो कि यूएसएसआर फॉलो करता था, तो वो डिक्लाइन कर जाता है और उसके बाद में क्या है, जैसे ही विचार समाप्त हुआ, वैसे ही एक नई व्यवस्था हमारे पास में आ गई और अमेरिका कंट्रोल करता है इस पूरे विश्व के ऊपर। तो एक नई व्यवस्था बन गई। पहले क्या था, द्विध्रुवीय व्यवस्था हुआ करती थी, ओके, लेकिन अब केवल जो पावर है, पावर को सेंट्रलाइज़्ड आपको देखने को मिलता है, केवल अमेरिका के पास में शक्ति है अभी। 1991 की बात कर रहा हूँ मैं। 1991 के बाद में अमेरिका के पास में पावर का सेंट्रलाइज़्ड आपको देखने को मिलता है, सबसे अधिक पावर रहती है। तो क्या हुआ, आइडिया में चेंज हुआ। पहले 2 आइडिया थे हमारे पास में, साम्यवाद और पूंजीवाद जैसे आइडिया थे और साम्यवाद समाप्त हो गया, तो यहाँ पर आइडिया में चेंज हो गया कि पूंजीवाद ही सर्वश्रेष्ठ है। पूंजीवाद का जो विचार है, वो ही अच्छा है। उदारवाद का जो विचार है, वो ही अच्छा है और सभी समाप्त हो जाएँगे। ओके, तो जैसे ही आइडिया में चेंज हुआ, वैसे ही एक नया विश्व हमारे सामने आ गया। तो कहा जाता है सोशल कंस्ट्रक्टिविज़्म में कि ये जो समाज बनता है, समाज के अंदर के जो इंस्टीट्यूशन आपको दिखाई देते हैं, ये सभी आइडिया का ही रिफ्लेक्शन है। जैसा हमारी चेतना होती है, जैसा हमारे माइंड के अंदर का आइडिया आता है, उसी का रिफ्लेक्शन आपको इस सोसाइटी में दिखाई देता है। पहली बात हो गई। दूसरी हम बात करें कि जैसा ये हमारे सामने ये वर्ल्ड होगा, वर्ल्ड के अंदर जो-जो घटनाएँ घट रही है, उससे हम भी प्रभावित होते हैं। पहली बात हमारे आइडिया आता है और आइडिया से इस विश्व व्यवस्था में चेंज आता रहता है। दूसरी बात है, जैसे-जैसे आपके सामने कुछ चलता है, कुछ सोशल में आपको कुछ दिखाई देता है, इस विश्व में जो कुछ भी आपको दिखाई देता है, उससे आप प्रभावित भी होते हो, उससे आप प्रभावित होते हो। जैसे हमें एक कंडीशन दिखाई दे रही है, अनार्किकल एक कंडीशन आपको दिखाई दे रही है कि इस विश्व व्यवस्था में अराजकता है, तो आप उससे प्रभावित होते हो और अपनी पावर को बढ़ाते हो। जैसे एक आइडिया आया और आइडिया के कारण हम अपनी पावर को बढ़ाएँ और पावर के कारण इस विश्व व्यवस्था में अराजकता आ गई। पहली बात हो गया। ओके, ये पहला हो गया। अब क्या होगा, सेकंड इसमें क्या होगा, इस अराजकता के कारण हम भी प्रभावित होंगे। एक मानव भी इसके कारण होगा, इस अराजकता के कारण वो सोचेगा कि इस विश्व में तो अराजकता है और जब इस विश्व में अराजकता है तो प्रत्येक राष्ट्र को अपनी पावर बढ़ाते रहना चाहिए। तो हम उससे प्रभावित भी होते हैं और हम उसको प्रभावित करते भी हैं। दोनों का जो रिलेशन है, वो आपको दिखाई देगा। जो आपको कुछ दिखाई देता है, उसको आप प्रभावित भी करते हो, आप उससे प्रभावित भी होते हो। यही बात अलेक्जेंडर विंड यहाँ पर कह रहे हैं। अलेक्जेंडर जो विंड है, वो अपनी बात यहाँ पर यही कर रहे हैं, सब कुछ आइडिया ही है। आइडिया और नॉर्म्स 2 शब्दों के ऊपर ये अपना फ़ोकस करते हैं। तो यहाँ पर सोशल कंस्ट्रक्टिविज़्म यदि आपको और कोई पूछे कि क्या होता है? देयर इज़ सेंट्रल रोल ऑफ आइडिया एंड नॉर्म्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो कुछ भी आपको दिखाई देता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है आइडिया और नॉर्म्स। ओके, इनके ऊपर फोकस रहता है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इन्हीं के ऊपर फोकस करती है और ये विश्व के अंतर्गत शांति को बढ़ाने का प्रयास करता है कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए इस विश्व व्यवस्था में। हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं, जहाँ पर एक पीसफुल एनवायरनमेंट का निर्माण हो सके। ओके, हमें इस प्रकार का एक आइडिया लाना है जिससे जो कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन बना हुआ है इस पूरे विश्व में, इसको हम पीस ज़ोन में बदल दें, एक शांति के क्षेत्र में बदल दें, संघर्ष के क्षेत्र को, जिससे सभी के लिए फ़ायदा होगा। यही था सोशल कंस्ट्रक्टिविज़्म थ्योरी। कंस्ट्रक्ट किया जाता है इस विश्व को मानव के द्वारा। जो कुछ भी आपको दिखाई देता है, ये सब कुछ कंस्ट्रक्ट होता है मानव के द्वारा।
कुछ फैक्ट देख लेते हैं एग्ज़ाम के लिए जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएँगे आपसे। एक बुक है जिनके राइटर ये जिनके राइटर हैं और बुक का नाम है रूल्स, नॉर्म्स एंड डिसीजन 1989 के अंतर्गत ये बुक आती है और इनका पूरा नाम है रूल्स, नॉर्म एंड डिसीजन ऑन द कंडीशन ऑफ प्रैक्टिकल एंड लीगल रीजनिंग इन इंटरनेशनल रिलेशन एंड डोमेस्टिक अफेयर्स। ये बुक हो गया और सेकंड हमारी बुक है जो कि जिसके ये राइटर रहते हैं और इन राइटर महोदय के द्वारा ये किताब लिखी जाती है द कल्चर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। ये दोनों किताबें आपको ध्यान में रखनी है। शुरू में हमने देखा निकोलस ओनफ का हमने देखा अलेक्जेंडर वेंट का हमने देखा, तो ये सभी किताबें आपको पता होनी चाहिए। और कुछ और विचारक हैं जो कि इसी के साथ में जुड़े हुए हैं, इनको भी आप देख लीजिए कि कौन-कौन से विचारक हैं जो इनके साथ में जुड़े हुए हैं। तो ये सब हो गया है, उम्मीद है कि ये सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको। इतना ही था इसमें समझने के लिए, ये विचारक है, ये चारों विचारक इसी के साथ में जुड़े हुए हैं। और अलेक्जेंडर वेंड हो गए, ये सब भी निकोलस ओनफ हो गए, ये सब भी इसी के साथ में जुड़े हुए हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में ये सब पूछा जा सकता है और आपको इनको पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है और क्लास यदि यदि अभी भी समझ में नहीं आया तो आराम से इसको पढ़िए। पहले की थ्योरीज़ को आप पढ़िए सबसे पहले और यदि फिर भी समझ में नहीं आया, तो फिर से पढ़िए और यदि फिर भी समझ में नहीं आया, तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इससे आसान भाषा में मुश्किल है समझाना, इससे आसान भाषा में बहुत मुश्किल होता है समझाना, ओके? तो इसको ठीक से क्लास कीजिए, यदि फिर भी नहीं आता तो आप कमेंट में बताना, अगली क्लास में एक बार फिर से समझाने का प्रयास इसको किया जाएगा। यदि कुछ पॉइंट्स समझ में नहीं आया तो उसका स्क्रीनशॉट डाल देना आप या किसी अन्य प्रकार से हमें बता देना कि समझ में नहीं आया। टेलीग्राम चैनल है नीचे उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हो, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वो बता देना वहाँ पर। अगली क्लास में इन सब पर हमारी द्वारा बात की जाएगी, ओके? तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अपना मैसेज छोड़ सकते हो।